मुझे और उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। फिर और डीप स्टडी मैं करने लगा कि भाई मैं अगर इनको एक बॉम्बे की पार्सल देता हूँ और दिल्ली की पार्सल देती है तो फाइनली ये जाता कैसे है, ये डिलीवरी कैसे होता है। तो वो करते करते मुझे पता चला कि ये एक एजेंट नेटवर्क होता है और ये लोग यहाँ से फ्लाइट से मटेरियल दिल्ली भेजते हैं। ही कैन अर्न अराउंड 2.5 lakhs to 3 lakhs rupees after 1 year. तो यूनिक एयर एक्सप्रेस एज अ फ्रेंचाइजर क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए किसी फ्रेंचाइजी में? We open international office also in UK. C2C products also we are doing for the international movements. Import is the key point of the companies. मतलब जैसे जैसे मेरे पास क्लाइंट बढ़ते गए मुझे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आने लगा। 4 से 5 ही इंटरनेशनल कुरियर कंपनीज है और मल्टीनेशनल कंपनीज है। फ्रेंचाइजी ने कुछ नहीं किया। फ्रेंचाइजी का एक ही काम है, टू जस्ट एक्वायर द क्लाइंट्स। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, सिर्फ नॉलेज और हार्ड वर्क के साथ पुणे के एक डेली नीड्स दुकान से एक बेकरी से शुरू हुआ था यूनिक एयर एक्सप्रेस का सफर, और आज यूनिक एयर एक्सप्रेस बन चुका है इंटरनेशनल कुरियर और लॉजिस्टिक्स की दुनिया का एक चमकता सितारा। यूनिक एयर एक्सप्रेस को अपने शुरुआती दिनों में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये बिजनेस सेट होते होते अपनी ऊंचाइयों को पाने लगा। इसमें समय लगा तकरीबन 20 साल का। इन्होंने अपनी सारी रिसर्च खुद की, अपने रास्ते खुद बनाए और अपना बिजनेस भी खुद ही सेट किया। लेकिन अगर आज आप भी यूनिक एयर एक्सप्रेस के इस सक्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको 20 साल इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिक एयर एक्सप्रेस ने एक ऐसा शानदार मॉडल सेट किया है जिससे कि आज आप भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि कैसे? आसान है। अब आप भी यूनिक एयर एक्सप्रेस की फ्रेंचाइज लेकर इस सक्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इसके नियम क्या है? क्या ये सचमुच काम करता है? सक्सेस कैसे मिलेगा? ऐसे ही सीधे सवालों का ऑनेस्ट जवाब हम जानेंगे सीधे यूनिक एयर एक्सप्रेस से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिक एयर एक्सप्रेस के फाउंडिंग मेंबर और मैनेजिंग पार्टनर मिस्टर नीलेश देशमुख जी से, जो हमें बताएंगे कि किस तरह आप भी यूनिक एयर एक्सप्रेस फ्रेंचाइज लेकर अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में मिस्टर नीलेश देशमुख जी का। नमस्ते सर। नमस्ते सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूनिक एयर एक्सप्रेस की शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने भी मेंशन किया, जैसे मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई देन मेरा फैमिली एक बेकरी शॉप था एंड उसमें फिर मैं वो हैंडल करने लगा। हाँ। और बिकॉज ऑफ सम रीजन 1 से 5 बजे तक वो शॉप बंद रखनी पड़ती थी। तो मैं ये सोच रहा था 1 से 5 बजे तक अगर वो 3-4 घंटे का जो भी समय है उसे कैसे यूटिलाइज करें। तो विद सम कनेक्शंस आई गॉट नॉलेज दैट कि कोई कुरियर कंपनीज स्पेसिफिक पिन कोड की कोई डिलीवरीज कोई लोगों को देते हैं। तो फिर देन आई विद सम कनेक्शंस में एक कुरियर कंपनी को अप्रोच हुआ कि आपके पास अगर कोई पूना 30 की डिलीवरीज है, मेरी शॉप पूना 30 में थी, तो पूना 30 में कोई डिलीवरीज है तो आई कैन मैनेज दैट थिंग्स। वी स्टार्टेड द डिलीवरीज ऑफ पूना 30 वो 3-4 घंटे में, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन पूना 30 ओनली। सो वो एरिया की मुझे पूरी नॉलेज थी और वो एक 3-4 घंटे में मेरी डिलीवरीज कंप्लीट हो रही थी। तो एक वो एडिशनल काम मैं कर रहा था और फिर वो करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि ये पूरी जो भी डिलीवरीज मैं कर रहा हूँ दैट इज एक वो टाइम पे पेजर की दुनिया चल रही थी। मतलब पेजर की बिलिंग की डिलीवरीज होती थी। मैं सोचने लगा कि एक कंपनी की डिलीवरी अगर आती है तो और भी कंपनीज की हो सकती है। सो देन वो मैं थोड़ा रिसर्च करने लगा कि और कोई कंपनीज की डिलीवरीज अगर आती है तो वो कौन से कुरियर के पास आती है। सो वो थोड़ा ढूंढते मैं थोड़ा वो रिसर्च करने लगा कुरियर इंडस्ट्री की। मुझे डिलीवरीज भी एक स्पेसिफिक एरिया की ज्यादा मिलने लगी और वो रिसर्च करते करते फिर वो मैं थोड़ा और डीप में जाने लगा
फिर इसको आपने बिजनेस के रूप में सेट करने की कैसे सोचे और कब ये सब हुआ? नहीं, मैं मतलब मेरे दिमाग में था ही कि एक अगर हाँ। अपने को एक्सपांड करना है, कुछ हाँ, अगर हाँ, पैसे हाँ। कमाना है, तो बेकरी इज नॉट द सोर्स। ओके, तो मेरे दिमाग में था ही कि कुछ बिजनेस अगर हम लोग सोच कर सकते हैं, तो वह थोड़ा मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा कुरियर इंडस्ट्री में, और मैं थोड़ा डीप 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 जाके स्टडी करने लगा कि ये मूवमेंट कैसी होती है। तो वो करते करते फिर वो जो कुरियर कंपनीज की मैं डिलीवरी करता था उनके साथ थोड़ा रिलेशन डेवलप हुआ। उनके साथ बात करते करते मुझे पता चला कि ये मॉडल कैसे वर्कआउट होता है। देन मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिली डोमेस्टिक कुरियर करने की। देन आई स्टार्टेड माय डोमेस्टिक कुरियर कंपनी, जो कि मैं कंपनी के पास जाके कुरियर लेता था और किसी और कुरियर को हैंड ओवर करता था फॉर द डिलीवरीज ओनली। तो फिर वो एक सिलसिला चालू हुआ, एंड वो करते करते थोड़ा एक 4-6 महीने का टाइम चला गया। मुझे और उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। फिर और डीप स्टडी मैं करने लगा कि भाई मैं अगर इनको एक बॉम्बे की पार्सल देता हूँ और दिल्ली की पार्सल देती है, तो फाइनली ये जाता कैसे है, ये डिलीवरी कैसे होता है। तो मुझे पता चला कि ये एक एजेंट नेटवर्क होता है, और ये लोग यहाँ से फ्लाइट से मटेरियल दिल्ली भेजते हैं। सारी डिटेल्स आपको पता चला? हाँ, जैसे डीप जाने लगा तो मुझे वो पता चलने लगा कि ये ऑपरेशनल कैसे वर्कआउट होता है। काम कैसे करते हैं, फाइनली डिलीवरीज कैसी होती है। तो काम करते करते मुझे एरर भी पता चल रही थी कि कंप्लेंट्स कैसे आती है, व्हाट रीजन से कंप्लेंट आती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके आगे बढ़ते गया। एक एक कंपनी जुड़ती गई। जैसे जैसे मेरे पास क्लाइंट बढ़ते गए, मुझे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आने लगा। और देन मैं एक्सपीरियंस भी ले रहा था, क्लाइंट भी बढ़ा रहा था, और थोड़ा तो नॉलेज भी बढ़ रहा था मेरा, है ना। तो इन बिटवीन पीरियड मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई। एक कुरियर कंपनी थी एयर फ्रेट एक्सप्रेस करके। तो एक एक करके डोमेस्टिक की क्लाइंट्स जुड़ती गई। हम थोड़े रिसर्च करते रहे, फिर वो क्लाइंट से थोड़ा रिलेशन डेवलप हुआ। बाकी जो ऑपरेटर थे, कुरियर ऑपरेटर्स, उनसे एक रिलेशन डेवलप हुई, और क्लाइंट्स की इंटरनेशनल की रिक्वायरमेंट भी आने लगी। देन हम लोगों ने थोड़ा स्टडी चालू किया कि ये इंटरनेशनल कैसे वर्कआउट होगा। तो हमें पता चला कि इंटरनेशनल उसके लिए एक 4 से 5 ही इंटरनेशनल कुरियर कंपनीज है और मल्टीनेशनल कंपनीज है ना। और बाकी यहाँ पे जो कुरियर कंपनीज काम करती है वो उनके कंसोलिडेटर करके काम करती है। तो यहाँ पे स्कोप है। हाँ, तो मुझे यहाँ पे एक स्कोप दिखाई दिया कि यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। फिर हम लोग जो डोमेस्टिक क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे थे उनसे ही इंटरनेशनल की प्रपोजल्स देके थोड़ा थोड़ा काम, क्योंकि एक रिलेशन था। और फिर वो लोगों ने भी मुझे चांस दिया कि आप इंटरनेशनल करो काम। हाँ, तो हम लोगों ने इंटरनेशनल मूवमेंट आहिस्ते आहिस्ते चालू की। एंड हम लोग भी कोई कंसोलिडेटर थे डिफरेंट डिफरेंट कुरियर कंपनीज के, उनके थ्रू पार्सल्स भेजना चालू किए। और फिर वो एक मुझे पूरा प्रोफेशनल वे से काम लगा कि एकदम प्रोफेशनल वे से काम हो रहा है, पूरा एक डिसेंट वे मुझे लगा, सेट होता हुआ आपको नजर आया। तो और मुझे मार्केट में जाने के बाद पता चला कि इंटरनेशनल में मार्जिन्स भी अच्छा आ रहे और स्कोप भी दिखाई दे रहा है। देन हम लोगों ने आहिस्ते आहिस्ते भी हमारा फोकस पूरा इंटरनेशनल पे डालना चालू किया। फिर हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स की काम करना, एक्सपोर्ट्स की मूवमेंट स्टार्ट की। उसमें फिर थोड़ा थोड़ा डीप स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि वी कैन ऑपरेट डायरेक्टली ऑल्सो टू विद द साइन एग्रीमेंट विद डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एजेंट के साथ एग्रीमेंट करके हम लोग ये मूवमेंट हमारे खुद के नेटवर्क में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और वहां पे मुझे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और इंटरेस्ट भी लगा कि एक इंटरनेशनल काम हो सकता है। देन फर्स्ट हम लोगों ने साउथ अफ्रीका का काम चालू किया। ओके, एंड वी स्टार्टेड द मूवमेंट। मैं साउथ अफ्रीका में विजिट करके आया, वहां पे ऑपरेशंस देखा मैंने कि बड़ी कंपनीज काम कैसे करती है। तो वहां पे मुझे थोड़ा एक स्कोप दिखाई दिया। वी स्टार्टेड साउथ अफ्रीका ऑपरेशन फर्स्ट, और विद द कनेक्शन ऑफ दैट साउथ अफ्रीकन एजेंट हमने पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा का काम करना चालू किया। बड़ी क्लाइंट, मतलब बड़ी कोई कंपनीज हमारे साथ जुड़ी थी, वो फर्स्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा जुड़ी थी। और एक बड़ी मूवमेंट वो टाइम पे स्कॉर्पियो लॉन्च हुआ था, और वो स्कॉर्पियो की बहुत सारी मूवमेंट साउथ अफ्रीका में हो रही थी। वो मूवमेंट हमें करने की मतलब चांस मिला, करने का चांस मिला, बिकॉज जो पार्टनर हमारा था
साउथ अफ्रीका का, उसके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा की साउथ अफ्रीका का वेयर हाउसिंग था। ओके। सो वो विद दैट रिलेशंस यहाँ से हमें इजीली काम मिला एंड वी स्टार्टेड दैट। वो थोड़ा हमें टर्निंग पॉइंट था हमारे ये पूरे मूवमेंट का। ओके। और फिर वहां से बहुत सारा नॉलेज मिलते गया कि एग्जैक्टली ये मूवमेंट कैसी होती है, क्या होती है। और इंटरनेशनल कुरियर्स की मूवमेंट करने के लिए लैंडिंग परमिशन लगता है, जो गवर्नमेंट लैंडिंग परमिशन होता है टू यूज द एयरपोर्ट एज अ कुरियर टर्मिनल। सो वो हमारे पास नहीं था। वो हम लोग किसी और का लाइसेंस यूज करके वो मूवमेंट कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर हमें बड़ा काम करना है तो हमारे खुद के लाइसेंस होनी चाहिए। वी अप्लाई द लाइसेंस, लकीली हमें लैंडिंग परमिशन मिल गई। हाँ, और आज के डेट में वो उतना किसी कंपनीज को इजीली दे भी नहीं रही है गवर्नमेंट। तो वो एक थोड़ा प्राइड मोमेंट था हमारे लिए। एंड देन वी स्टार्टेड द थिंग्स। फिर हम लोगों ने एक डेस्टिनेशंस ऐड किया। वहां पे मुझे स्कोप नजर आ रहा था। फिर ये जो क्लाइंट्स हम लोग कर रहे थे, वहां पे मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स के पास से रिक्वायरमेंट आने लगी कि import is the key point of the companies मतलब। Then we started the import movements। Okay। और import movements जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो वहां पे मुझे और बड़ा स्कोप दिखा। क्योंकि क्या होता था, ऑल जो भी प्लेयर्स मार्केट में थे वो सब मल्टीनेशनल प्लेयर्स थे और वो पर्सनलाइज सर्विस नहीं दे पा रहे थे। और इंपोर्ट में क्या होता है ना, थोड़ा लोगों को पर्सनलाइज सर्विस की जरूरत होता है। हाँ, तो वहां पे फिर हमें पता चला कि जो भी क्लाइंट्स के पास हम लोग जा रहे हैं उसमें से 30-40% कन्वर्ट हो रहे थे। और बिकॉज ऑफ दैट क्लाइंट्स थोड़े रेफरेंसेस लोग हमें कॉल करके बोलते थे कि हमारा काम करो। वो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि हम लोग इतने दिन लोगों के पास जा रहे थे कि काम खुद चल के आ रहा था। पर हम लोगों ने वहां पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चालू किया। और नाउ import is our main core product. Yes, we are doing exports also. वंडरफुल जर्नी सर। मतलब आपने दिस इज हाउ यूनिक एयर एक्सप्रेस स्टार्टेड। आज की डेट में आप यूनिक एयर एक्सप्रेस की पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? आज अगर पोजीशन डिफाइन करना है तो अगर इंडिया मार्केट की बात करें, स्पेसिफिक इंडिया मार्केट की, तो आज इंडिया मार्केट में जो भी कंपनीज काम कर रही है फॉर द इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मूवमेंट फॉर द कॉर्पोरेट प्लेयर्स, वो अगर देखेंगे तो मैक्सिमम शेयर है डीएचएल, मतलब ऑल द मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। कोई भी लोकल प्लेयर नहीं है, मतलब इंडियन कंपनी कोई भी नहीं है। देयर आर सम प्लेयर्स जो कि काम कर रहे हैं बट दे आर डूइंग द C2C मूवमेंट जो होता है ना, उनकी फोकस वहां पे है। तो B2B काम करने वाली कोई भी इंडियन कुरियर कंपनी नहीं है। एंड वी आर द ओनली कुरियर कंपनी जो कि कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और दोनों प्रोडक्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों प्रोडक्ट कर रहे हैं। कोई कुरियर कंपनीज कर रही है तो एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन लेके कर रही है, वो भी C2C के लिए कर रही है। कोई खाली एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई खाली एक आधा डेस्टिनेशन इंपोर्ट में कर रहा है। पर आज के डेट में हमारे पास इंपोर्ट की अगर बात करें तो वी आर डूइंग इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, ताइवान, कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया। कोविड के पीरियड में थोड़ा हमें ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे थे क्योंकि कोविड भी हुआ और वो टाइम पे ब्रेक्सिट भी हुआ था। तो वो टाइम पे थोड़ा हमें यूरोपियन ऑपरेशंस में थोड़ी दिक्कत आने लगी और वहां पे बहुत बड़ा चैलेंज लगा हमको कि अगर हमें करना है तो यहाँ पे कुछ हमें कुछ खुद का सेटअप डालना पड़ा। सो वी ओपन इंटरनेशनल ऑफिस ऑल्सो इन यूके। एंड फिर हम लोग अभी यूके और यूरोप का काम भी डिसेंट वे से कर रहे हैं। वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम यूएस ऑल्सो। सो एक 19 कंट्रीज जो इंडिया में इंपोर्ट जहां से मैक्सिमम होता है, 95 to 99% इंपोर्ट यही 19 कंट्रीज से होता है। तो वो सभी कंट्री में हमारा नेटवर्क है। अमेजिंग। तो ये तो था कि यूनिक एयर एक्सप्रेस की शुरुआत कैसे हुई और आज की डेट में आपने बहुत अमेजिंग एक जगह अपनी बना ली है। सर, आपके फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है? अभी ये काम जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो इसकी लिमिटेशन हमें पता चल रही है कि ये बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ी स्कोप है और लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई इंडियन कंपनी के साथ काम करें और थोड़ा मिड साइज कंपनी के साथ काम करें। बिकॉज जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही है
देयर साइज इज वेरी बिग, और वो फिर दे आर नॉट एबल टू गिव द पर्सनलाइज सर्विसेज एंड दे आर नॉट एबल टू गिव सर्विसेज एंड प्राइजेस टू द स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। तो वहां पे एक बड़ी गैप है, ओके, और वो बहुत बड़ा मार्केट है। तो अगर हमें पहुंचना है सभी जगह पे, ये गैप कवर करनी है, हाँ गैप कवर करनी है, तो हम हर एक कंपनी में पहुंच नहीं पा रहे हैं। मतलब इट्स ओके, वेरी डिफिकल्ट टू रीच ईच एंड एवरी कंपनी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं एक फ्रेंचाइजी मॉडल डिजाइन करें। ओके, तो अभी हम लोग एक फ्रेंचाइजी मॉडल डिजाइन कर रहे हैं, और वो पूरा हम लोगों ने अभी वर्कआउट किया हुआ है, एंड वो डिसेंट वे से वर्कआउट हो भी सकता है, वो वे से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ओके। सो सर मुझे बताइए, जैसे अभी फ्रेंचाइज मॉडल का आप लोग सोच रहे हैं, अगर किसी को यूनिक एयर एक्सप्रेस के साथ फ्रेंचाइज ओपन करनी है, तो ये फ्रेंचाइज ओपन करने के बाद उसे क्या क्या प्रॉफिट मिल सकता है, क्या करियर में चेंजेस आ सकते हैं किसी के? जो स्टडी किया है वो हिसाब से हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कोई ज्योग्राफिकल एरिया देखा जाए तो एक 500 कंपनीज जो भी ज्योग्राफिकल एरिया में है, वहां पे अगर हम लोग एक फ्रेंचाइजी अपॉइंट करें, ओके, हमारा रिसर्च ये बता रहा है कि 500 कंपनी के पीछे 50% कंपनीज ऐसी होती है कि जिनका इंटरनेशनल मूवमेंट ही नहीं होता है। मतलब दे आर नॉट इनटू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, ओके, दे आर इनटू द डोमेस्टिक बिजनेसेस। तो अगर वो 50% चली भी गई तो 250 कंपनी ऐसी बनती है आपके एरिया में जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का स्कोप है। ओके, उसमें से हम लोगों जो हमारा इतने दिन का एक्सपीरियंस बता रहा है और रिसर्च बता रहा है, उसमें से एक 10 to 15% कंपनीज ऐसी रहती है, इन दैट 250 कंपनीज में 10 to 15% कंपनीज ऐसी रहती है कि जिनका साइज बहुत बड़ा है। ओके, कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने कोई प्लान डाला हुआ है, कोई इंडियन बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पे थोड़ा अप्रोच करके बिजनेस लेना इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट और लॉन्ग प्रोसेस है। सो वो भी हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि इमीडिएटली कन्वर्ट होगा। सो बची 200 कंपनीज। सो हमारा मॉडल और एक्सपीरियंस ये बता रहा है 200 कंपनी को ही अप्रोच करना है, उसको एक टारगेट रख के 200 कंपनीज को ही अप्रोच करना है। तो एक साल में अगर वो 100 कंपनी भी अप्रोच करता है, सो हमारा कन्वर्जन रेशियो है ना, स्टेप बाय स्टेप अगर देखा जाए तो एक 30 to 40% हमारा कन्वर्जन रेशियो है। एक्चुअली हमारा ओन कंपनी का जो मतलब सेल्स टीम है उसका रेशियो अगर देखें तो 43 to 47% आता है, पर फॉर द फ्रेंचाइजी से वी आर कंसिडरिंग 35 to 40% आएगा। तो अगर 35 से 40 बहुत स्मॉल लेवल की कंपनीज भी अगर स्टार्ट करती है, फ्रेंचाइजी अगर स्टार्ट कर पा रहा है, तो he can earn around 2.5 lakhs to 3 lakhs rupees after 1 year. Okay. मंथली वो स्टार्ट कर सकता है। वो वैसे हम लोग वो मॉडल डिजाइन कर आफ्टर 1 year. आफ्टर 1 year he can start around 2.5 to 3 lakhs rupees. और ये आगे और बढ़ेगा। हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको अगर 100 कंपनीज में अप्रोच किया है तो अगेन रिमेन 100 कंपनीज आपके पास बची है, ठीक है। कन्वर्जेंस जो 30-35% का कन्वर्जन हम लोग बोल रहे हैं, तो कन्वर्जेंस जैसे जैसे पीरियड जाता है, आप फॉलोअप रखते हो तो कन्वर्जेंस और भी बढ़ना चालू है, तो क्लाइंट्स भी बढ़ते हैं, वही क्लाइंट्स का वॉल्यूम भी बढ़ता है। क्योंकि थोड़ा आप अगर देखेंगे तो इनिशियल स्टेज में क्लाइंट आपको पूरा बिजनेस नहीं देता है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस देता है, उसकी n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, और फिर वो चालू हुई कंपनी है उसका भी वॉल्यूम बढ़ता है, नई कंपनीज वही रेफरेंस से थोड़ी थोड़ी ऐड होना भी चालू है, तो एक वे से वो वॉल्यूम आपका बढ़ता जाता है। तो सर अगर मुझे एज अ फ्रेंचाइजी शुरू करना है, तो यूनिक एयर एक्सप्रेस एज अ फ्रेंचाइजर क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए किसी फ्रेंचाइजी में? अगर आप स्पेसिफिक जानना चाहती है कि फ्रेंचाइजी में क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो फर्स्ट क्वालिटी है काम करने वाला आदमी चाहिए, जिसको काम करना है वो बिजनेस लाएगा, वो बिजनेस लाएगा। और हमने एक स्टडी किया हमारे ऑफिस में, हमने एक बंदा लिया था, एक छोटे विलेज से एक बंदा हम लेके आए थे जिसको कोई भी नॉलेज नहीं था, और उसे विदाउट एनी सपोर्ट हमने छोड़ दिया था एक ट्रेनिंग देके मार्केट में। और वो एक हम बेसिकली स्टडी कर रहे थे, वो एक हम लोग प्रूफ बनाना चाह रहे थे कि एक साल में ये लड़का कितना बिजनेस लाता है। तो मैंने जो आपको बोला 250-3 लाख रुपए फ्रेंचाइजी कमाएगा, तो वो वहां तक वो बिजनेस लेके आया था।
ओके ओके, तो अगर काम करने वाला आदमी है, जिसको भी काम करना है ना, तो वो अगर फ्रेंचाइजी लेता है तो ही कैन अर्न इजीली 2.5 to 3 लाख रुपीज इन अ मंथ। वाओ, अमेजिंग। लेकिन अब ये सुनकर मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है कि किसी फ्रेंचाइजी को उसका बिजनेस सेट करने के लिए यूनिक एयर एक्सप्रेस क्या क्या प्रोवाइड करेगा, क्या कौन से टाइप की हेल्प दी जाएगी? हम जो मॉडल स्टडी मतलब वर्कआउट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल, एक अगर आपकी एक स्पेसिफिक एरिया में फ्रेंचाइजी फाइनल हो गई, तो कंपनी बेसिकली आपको एक एरिया देने के पहले कंपनी उसका स्टडी कर रही है कि वहां पे कितनी कंपनीज है। वाओ, सो रिसर्च ऑलरेडी है। हाँ, रिसर्च ऑलरेडी है, और वो रिसर्च करके आपको फ्रेंचाइजी दे रहे हैं कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे। ओके, तो वो रिसर्च पहले कंपनी के पास है। आप एक लोकल जो बंदा है वो अगर थोड़ा डेटा और उसमें ऐड करता है, क्योंकि हम जो रिसर्च कर रहे हैं मैक्सिमम डेटा वी आर पुलिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, वो निकालने के बाद भी कोई लोकल कंपनीज मतलब वो एरिया की कोई कंपनीज रह जाती है, वो अगर वो बंदा हमें सर्कुलेट करता है, तो हम लोग एक फ्रेंचाइजी के लिए एक टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रहे हैं। ओके, वो टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव वो एरिया की कंपनी से बात करेगा, वो बात करेगा, उनकी पूरी डिटेल्स लेके वो हमारे पूरे सिस्टम में होगी कि इनका वॉल्यूम कितना है, कौन से डेस्टिनेशन में जा रहा है, ये इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, हाउ फ्रीक्वेंटली दे आर डूइंग द थिंग्स, है ना। उसकी एक स्टडी होगी, वो स्टडी हम लोग सिस्टम में फीड करने के बाद वी आर ट्राइंग टू गेट द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट कंपनीज। और देन अपॉइंटमेंट जनरेट होने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग टू फ्रेंचाइजी टू अटेंड दैट अपॉइंटमेंट। हाँ, इनिशियल स्टेज में हम लोग एक 15-20 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें फ्रेंचाइजी को पूरा नॉलेज दिया जाता है। एंड देन अपॉइंटमेंट जनरेट होने के बाद फ्रेंचाइजी की ड्यूटी होती है टू अटेंड दैट अपॉइंटमेंट। ओके, फिर वो जो अपॉइंटमेंट में वो डिस्कशन हुआ है उसका भी वो उन्हें सॉफ्टवेयर में फीड करके रखना पड़ता है। देन हमारी ऑफिस की टीम जो टेलीकॉलिंग की टीम है प्लस फ्रेंचाइजी का जो भी स्टाफ है जो जिसने अपॉइंटमेंट अटेंड की थी, वो दोनों मिला के वो कंपनी के साथ फॉलोअप रखते हैं। फॉलोअप रखने के बाद फिर एक सर्टन पीरियड तक जब आप फॉलोअप रखते हैं तो देन वो थोड़ा थोड़ा कन्वर्जेंस चालू होता है। कन्वर्जेंस चालू होने के बाद उसकी जो ऑपरेशन होगी, जैसे कि इंपोर्ट का कोई ऑर्डर आया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्लाइंट स्टार्ट किया और उसकी आपको ऑर्डर आई कि मुझे एक 20 किलो का ये शिपमेंट है जो चाइना से इंपोर्ट करना है। सो वी हैव ऑनलाइन सिस्टम जहाँ पे वो क्लाइंट ने ही खुद ऑर्डर डालनी है, पिकअप ऑर्डर डालनी है, तो ऑटोमेटिकली इट विल गो टू चाइना एजेंट विल डू द कलेक्शंस, और फिर उसकी डिस्पैच की पूरी डिटेल सिस्टम में होती है, एंड देन दे विल डिस्पैच इट टू द रिस्पेक्टिव इंडियन डेस्टिनेशन, मतलब इंडियन एयरपोर्ट जो भी है, मुंबई है, दिल्ली है, बैंगलोर है, दीज आर द ऑपरेशनल हब्स फॉर द इंटरनेशनल मूवमेंट। सो वहां पे आती है, देन उसकी जो क्लियरेंस की प्रोसेस है, दैट आवर कोऑर्डिनेशन टीम, आवर क्लियरेंस टीम विल कोऑर्डिनेट डायरेक्टली विद द क्लाइंट। उसमें कोई फ्रेंचाइजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, नहीं होगा। हाँ, कोई फ्रेंचाइजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एंड देन वी हैव द डिलीवरी पार्टनर्स ऑल्सो। ऑल ओवर इंडिया में हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनके थ्रू भी डिलीवरी भी होती है। तो ये पूरे प्रोसेस में, इंपोर्ट की पूरे प्रोसेस में फ्रेंचाइजी का एक ही काम है, टू जस्ट एक्वायर द क्लाइंट्स। ओके, दैट इज द ओनली थिंग वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द क्लाइंट। बाकी पूरा ऑपरेशनल सपोर्ट हम लोग पूरा कंपनी कर रही है। उसके बाद में डिलीवरी होने के बाद उसका इनवॉइस जो होगा, मतलब बिलिंग जो होगा, दैट ऑल्सो कंपनी मैनेजिंग द थिंग्स। वो डायरेक्टली यूनिक एयर एक्सप्रेस के नाम पे बिलिंग वो क्लाइंट को डायरेक्टली जाएगा। उसकी रिकवरी की पूरी प्रोसेस जो भी है वो यूनिक एयर एक्सप्रेस फॉलो करेगा, और जैसे ही उसका पेमेंट आएगा वो स्पेसिफिक शिपमेंट का, देन फ्रेंचाइजी विल गेट द कमीशन। ओके, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग भी बहुत हद तक यूनिक एयर एक्सप्रेस करेगा। मैक्सिमम चीजें यूनिक एयर एक्सप्रेस ही कर रहा है। फ्रेंचाइजी ओनली नीड टू ग्रो करेंगे, जैसे नीड टू जस्ट एक्वायर द क्लाइंट ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया। और वो भी हम लोगों ने स्पेसिफिक उसको वो 200 ही क्लाइंट दिए। तो उसमें अगर
फोकसफुली वो अगर वो 200 क्लाइंट के पीछे लगता है तो कन्वर्जेंस के रेशियो भी बढ़ने के चांसेस है. सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस फ्रेंचाइजी मॉडल. ओके, नाइस, वेरी नाइस. सर, अगर मुझे आज यूनिक एयर एक्सप्रेस के साथ फ्रेंचाइज लेना है तो मैं जानना चाहूंगी कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है मेरी तरफ से. यूनिक एयर एक्सप्रेस को कौन कौन सी चीजें जरूरी होंगी? हाँ, जैसे मैंने आपको बोला, फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो दैट इज वो काम करने वाला आदमी चाहिए. अगर वो काम करने वाला आदमी है तो आगे की सब चीजें पॉसिबल है. यस. ओके, पर अगर रिक्वायरमेंट देखी जाए तो वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि हम लोगों ने आज के डेट में इतना सब रिसर्च करके ये मॉडल सेट किया है एंड वी डेवलप इंपोर्ट नेटवर्क ऑफ दिस 19 कंट्रीज. एक्सपोर्ट में देखा जाए तो वी हैव एजेंट नेटवर्क इन अराउंड 100 to 150 कंट्रीज में हमारा एजेंट है. तो ये सब हम लोगों ने डेवलप किया है. वी हैव सर्टेन क्लाइंटल बेस, वो उसका रेफरेंस से डिफरेंट एरियाज में बिजनेस इजीली ग्रैब कर सकते हैं. तो एक ब्रांड डेवलप हुआ है और एक फ्रेंचाइजी के पीछे कंपनी भी काम कर रही है. फ्रेंचाइजी की पूरी रिक्वायरमेंट अटेंड करने के लिए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव रहेगा. उसके लिए उसके लिए अपॉइंटमेंट जनरेट करने के लिए टेली सेल्स टीम रहेगी. तो इसका खर्चा भी कंपनी टोटल कर रही है. कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया है. ये पूरा ऑनलाइन पोर्टल है. ऑनलाइन वे से ये टेक्नोलॉजी ऑनलाइन पूरी तरीके से ये चलता है. तो ये सब खर्चा किया है. तो वी आर एक्सपेक्टिंग एज अ ब्रांड वैल्यू 10 lakhs rupees from the franchisee. Okay, and 20 lakhs rupees we are taking as a security deposit, जो कि refundable है. And we are giving 6% per annum interest on that security deposit. Okay. We have delivery partners all over India. जो delivery partners will deliver that goods to the client directly. उसके बाद उसका जो accounting and billing है, that also company will manage. Okay. And this is a whole franchisee model actually. तो इतना सपोर्ट यूनिक एयर एक्सप्रेस की तरफ से फ्रेंचाइज को दिया जाएगा. ओके. सो अगर सर मुझे यूनिक एयर एक्सप्रेस के साथ फ्रेंचाइज शुरू करना है, ठीक है, तो एज अ फ्रेंचाइजर मेरी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, मुझे क्या प्रोवाइड करना होगा फ्रेंचाइज शुरू करने के लिए? इनिशियली हम लोगों ने मेंशन किया है काम करने वाला आदमी चाहिए. एग्जैक्टली. काम करने वाला आदमी चाहिए. और हम लोगों ने ये एक पूरी रिसर्च करके 19 कंट्रीज में इंपोर्ट का नेटवर्क डेवलप किया है. 100 से 150 कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट का नेटवर्क डेवलप हुआ है. वी डेवलप सर्टेन क्लाइंटल बेस और विद दैट क्लाइंटल, वो क्लाइंट की रेफरेंस से ही बहुत सारे नए क्लाइंट्स हमसे जुड़ते हैं. तो फ्रेंचाइजी कैन गेट दैट बेनिफिट ऑल्सो. वी हैव होल टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप किया है. हर एक चीज के लिए वी हैव द ऑनलाइन सिस्टम्स. ओके, मतलब डेटा से लेके फाइनल डिलीवरी और बिलिंग तक पूरी हमारी ऑनलाइन सिस्टम चलती है. सो वी डेवलप ऑल दिस थिंग्स. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड फ्रेंचाइजी के लिए हम लोग एक सेल्स पर्सन स्पेसिफिकली अपॉइंट करते हैं. एक फ्रेंचाइजी के पीछे एक टेली सेल्स की एग्जीक्यूटिव भी अपॉइंट करेंगे टू डू द कॉलिंग फॉर दैट स्पेसिफिक फ्रेंचाइजी. सो ये सब होने के बाद कंपनी इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स टू सक्सेस फॉर दैट स्पेसिफिक फ्रेंचाइजी. सो वी आर लुकिंग 10 lakh rupees as a franchisee fee. Okay, 10 lakh rupees. 10 lakh rupees as a franchisee fee and 20 lakhs rupees is a refundable deposit. और वो जो refundable deposit है, we are paying 6% per annum interest on that also. Okay. So this is the basic requirement. और अगर specific देखेंगे तो franchisee should open ऑफिस इन दैट स्पेसिफिक एरिया जो जोग्राफिकल एरिया का आपने फ्रेंचाइजी लिया है. तो वो एरिया में आपको एक 100-150 स्क्वायर फुट की एक ऑफिस होनी चाहिए. सेल्स के लिए एक स्पेसिफिक बंदा आपको रखना है. सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू ओपन द फ्रेंचाइजी. ओके सर, यूनिक एयर एक्सप्रेस के साथ अगर मैं एक फ्रेंचाइजी के रूप में काम कर रही हूँ तो मुझे किन नियमों का पालन करना पड़ेगा? हाँ, अगर आप स्पेसिफिक नियमों की बात करेंगी तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज ब्रांड वैल्यू
फॉलो करनी चाहिए। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो भी प्रोडक्ट यूनिक एयर एक्सप्रेस कर रही है वो प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट करके फ्रेंचाइजी नहीं कर सकता। फेयर इनफ। सर, प्रोडक्ट से एक बात आपको पूछनी है कि यूनिक एयर एक्सप्रेस कौन कौन से प्रोडक्ट्स करता है, आपकी प्रोडक्ट रेंज क्या है? Our nearby monopoly product is international courier service. Specifically, it is for SMEs. For import and exports. Import and export courier service is our core business. Okay. And we have additional different products like हम लोग air cargos करते हैं for import and export both. Okay. Then we are doing sea cargos. Sea cargos में LCL, FCL. Again, it is for both import and exports. Then we are handling exhibition materials, जो भी होते हैं उसका स्पेसिफिक हम लोग हैंडलिंग करते हैं। Then we are doing dangerous goods also. Okay. और dangerous goods के लिए स्पेशल टीम हमारे पास है। Okay. And again we have, these are the B2B products. B2B में जो प्रोडक्ट है, Project Cargo is also the product. These are the B2B products. C2C products also we are doing for the international movements, जो कि relocations होता है, इमोशनल बॉन्डिंग का एक प्रोडक्ट होता है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि यूनिक एयर एक्सप्रेस फोर्सफुली कर रही है मार्केट में। ओके, अमेजिंग। सर, जैसे अभी आप पूरे भारत में फ्रेंचाइज ओपन करने की सोच रहे हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर रीजन से शुरू करेंगे? कहाँ से शुरू करने का प्लान है? पूरे इंडिया में हमें फ्रेंचाइजी ओपन करनी है। हाँ। पर फॉर द स्टार्टिंग we are expecting franchises from the Western India. Western India means महाराष्ट्र है, गोवा है, some part of MP, some part साउथ गुजरात की कोई सिटीज है। यहाँ से हम लोग पहला स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वेस्टर्न इंडिया में हमारी कंपनी का बेस जो है वो दैट इज फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया। सो वेस्टर्न इंडिया से स्टार्ट करके देन वी कैन मूव इनटू साउथ इंडिया, देन वी कैन मूव इनटू नॉर्थ इंडिया, एंड देन वी कैन मूव इनटू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। So this is the plan. Very logical कि to start with your base and then expand to the entire nation. वैसा देखा जाए तो we want to open worldwide franchisee policies हम लोग ओपन कर रहे हैं। Wow. But we are starting it from India, and from India, in India also we are starting it from the west regions. Okay, nice. तो सर, यूनिक एयर एक्सप्रेस आप ऑल ओवर इंडिया कुछ ही नियर फ्यूचर में फ्रेंचाइज देने जा रही है, तो इससे आपको क्या लगता है कि कंपनी का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, इसका एक्सपेंशन कितना होगा? जैसे हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि अगर एक फ्रेंचाइजी वी विल अपॉइंट इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे 500 कंपनीज होनी चाहिए, तो अगर ये वे से हम लोग जाते हैं तो नियर बाय 300 से 400 फ्रेंचाइजी वी विल अपॉइंट इन ओनली इन इंडिया। ओके। और एक फ्रेंचाइजी को अगर मिनिमम 2.5 से 3 लाख रुपए हम लोग कमा के देना चाह रहे हैं, और वो हिसाब से हम लोग मॉडल सेट भी कर रहे हैं, तो एक फ्रेंचाइजी का मिनिमम बिजनेस 20 से 25 लाख रुपए होगा। ओके। और आप मोटा मोटी 300 भी फ्रेंचाइजी पकड़े कैलकुलेट करेंगे, सो मंथली बिजनेस वॉल्यूम विल बी अराउंड 75 करोड़ रुपीज। ओके, 75 करोड़ रुपीज विल बी द मिनिमम वॉल्यूम। और उसको अगर देखे जाएंगे तो पर एनम इफ यू कैलकुलेट इट विल गो अप टू 800 करोड़ टू 1000 करोड़, यहाँ तक कंपनी की साइज जा सकती है। अमेजिंग। सो दैट इज ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, very nice, and I wish you all the luck, all the best with this franchise आप ओपन करें, और पूरे इंडिया में हम इसका एक्सपेंशन बहुत ही जल्दी देखें। तो दोस्तों, अगर आप भी यूनिक एयर एक्सप्रेस के साथ अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पर संपर्क करें। ये नंबर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आज ही अपनी रिसर्च की शुरुआत करें, यूनिक एयर एक्सप्रेस की वेबसाइट को विजिट करें और इन नंबर्स पर अधिक जानकारी हासिल करें। सर, आज आप हमारे इस शो में आए और आपने यूनिक एयर एक्सप्रेस के बारे में इतनी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की, आपके फ्यूचर प्लान्स शेयर किए, और आई एम श्योर इस सब से बहुत सारे लोगों को अपना फ्यूचर शेप अप करने के लिए मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज का ये सफर बस यहीं तक। मैं आपकी होस्ट गौरी आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।
तब तक रिसर्च और रिविजिट का ये सिलसिला जारी रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।